बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रेस्ट एंड मोशन या फोर्स एंड मोशन के एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर सीरीज़ हमारा है एमडी कैट फिजिक्स 2025 और उसमें हम फोर्स एंड मोशन के एमसीक्यूज़ आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट फोर्स विल चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 2 kg फ्रॉम 20 to 30 मीटर्स पर सेकंड इन 2 सेकंड्स। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करें जो कि होगी 30 - 20 डिवाइडेड बाई 2 जो कि होगी 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और फिर आप इसका फोर्स फाइंड करें ma के फॉर्मूला से 2 × 5 तो आपका आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। An impulse is supplied to a moving body with a force at an angle of 30 degrees with respect to velocity vector। ठीक है, मतलब एक बॉडी पे जो है वेलोसिटी है उसकी और उस पे फोर्स अप्लाई हुआ और एंगल जो था वो था 30 डिग्रीज। द एंगल बिटवीन इम्पल्स वेक्टर एंड चेंज इन मोमेंटम इज। तो स्टूडेंट्स इम्पल्स जो वेक्टर होता है और चेंज इन मोमेंटम जो वेक्टर होता है ये तो दोनों एक ही चीज़ होती है और एक ही वेक्टर में हमेशा एंगल आपके साथ जीरो होता है। न्यूटन थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल टू। स्टूडेंट्स न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो तमाम रियल फोर्सेस पर एप्लीकेबल है जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्वियस कंक्लूजन फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, इट इज एन ऑब्वियस कंक्लूजन। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज ऑल्सो एन ऑब्वियस कंक्लूजन। इट गिव्स द कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल मास, ये भी ऑब्वियस कंक्लूजन है। स्टूडेंट्स ये जो डेल्टा है ये थर्ड लॉ का कंक्लूजन है, सेकंड लॉ का नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा है। When a body is moving with constant decreasing acceleration। अच्छा स्टूडेंट्स इसमें आप देखें इस ग्राफ को, तो इस ग्राफ में तो जब टाइम बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, तो ये तो गलत है। इसमें भी आप देखें टाइम बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, ये भी गलत है। इसमें टाइम बढ़ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डेल्टा है क्योंकि इसमें टाइम बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रही है और वो स्ट्रेट लाइन है मतलब कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग है, तो डेल्टा ऑप्शन हमारे साथ करेक्ट है। टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 and m2 and it is given that m1 is greater than m2 are dropped from a height of 16 meters and 25 meters. The ratio of the time taken by them is। स्टूडेंट्स न्यूटन सेकंड इक्वेशन के मुताबिक h इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। इसमें VI तो 0 है तो h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, मतलब h इज प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर या T इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ h। तो स्टूडेंट्स ये जो हाइट के रेशोज हैं, अगर इन हाइट के रेशोज पे आप अंडर रूट ले लें तो आपके साथ टाइम के रेशोज आ जाएंगे और ये आपके साथ होगा 4/5। तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा है। अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 4 सेकंड्स में ये कितना फासला तय करेगी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने डिस्कस किया था कि पहले सेकंड में 5 मीटर्स, दूसरे सेकंड में 15, तीसरे सेकंड में 25 और चौथे सेकंड में 35। आप इन सबको प्लस करें तो ये 80 मीटर्स आता है। क्लोजेस्ट ऑप्शन आपके साथ 78.4 मीटर्स है। A boy cycling along a circular track of radius 40 meters complete half revolution in 20 seconds। स्टूडेंट्स हाफ रिवोल्यूशन वो कंप्लीट कर रहा है, रेडियस जो है वो है कितना 40 मीटर्स। ठीक है, तो हाफ रिवोल्यूशन होकर आपसे मांगा है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड नहीं मांगा स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी मांगी है, इसमें आपने और करना है। एवरेज वेलोसिटी में हम डिस्टेंस नहीं लेते स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी 80 और टाइम आपके साथ 20 है, इससे आपके साथ आ जाएगा 4 मीटर्स पर सेकंड। 4 मीटर्स पर सेकंड आपके साथ डेल्टा ऑप्शन है। स्टूडेंट्स अगर ये पूरा पाथ कवर हो जाता ना तो उस केस में फिर एवरेज वेलोसिटी हमारे साथ 0 हो जाती। A passenger sitting in a moving railway carriage throws a ball vertically upward. The ball would fall in front of him if the train is moving with an acceleration। Students देखें एक ये लेट्स सपोज ये जो बॉक्स मैं बना रहा हूँ ये पर्सन है, ये बॉल है। इनिशियली दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम है, लेकिन जैसे ही बॉल को ये पर्सन ऊपर फेंकता है ना, ठीक है, तो बॉल की जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल मिसाल के तौर पे वो 10 है, लेकिन ये जो पर्सन है ये तो अंडर एक्सेलरेशन है तो इसकी स्टार्ट वाली वेलोसिटी तो 10 रहेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी 15 हो जाएगी, थोड़ी देर बाद इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 30, लेकिन इस बॉडी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 10 ही रहेगी क्योंकि ये तो हवा में है। तो इसका मतलब ये है कि पर्सन ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा जबकि बॉल इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। तो आप वो कह रहे हैं कि द बॉल वुड फॉल इन फ्रंट ऑफ हिम। अच्छा वो कह रहे हैं कि बॉल, अच्छा सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में गलत हो गया। एक्सेलरेशन के बारे में वो पूछ रहे हैं कि अगर बॉल पहले गिरे, ठीक है, उसके सामने गिरे तो उसके लिए स्टूडेंट्स फिर ये बॉडी इसकी वेलोसिटी इस ऊपर वाले से कम होनी चाहिए, मतलब ये डिसेलरेशन में होना चाहिए। तो फिर आपके साथ करेक्ट ऑप्शन बीटा होगी रिटार्डेशन। और अगर ये क्वेश्चन एक्सेलरेशन होता तो फिर स्टूडेंट्स ये बॉल जो होता है ये उस पर्सन के पीछे फॉल करता, आगे फॉल नहीं करता। A car moving with a speed of 20 meters per second take a U-turn in 5 seconds without changing its speed. The average acceleration during the 5 seconds is। तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है आपके साथ वो है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब आप देखें पहली जो वेलोसिटी थी ना स्टूडेंट्स वो थी 20 मीटर्स पर सेकंड ईस्ट फॉर एग्जांपल, फिर जो वेलोसिटी हुई ना वो हुई 20 मीटर्स पर सेकंड वेस्ट। ठीक है, तो इसमें जो चेंज आया है स्टूडेंट्स, चेंज वो आया है। अब ईस्ट को लेट्स सपोज हम पॉजिटिव ले लें, वेस्ट को नेगेटिव ले लें, तो चेंज होती है इक्वल फाइनल माइनस इनिशियल के। इसमें आप वैल्यूज पुट करें तो आपके साथ चेंज जो होगा वो -40 के इक्वल होगा और हम -40 को डिवाइड कर देंगे 5 पे, तो आपके साथ जो है आंसर जो आएगा वो होगा -8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। A person is throwing a ball in air. He throws next ball when the previous ball is at the highest point. If he throws each ball after 2 seconds, then the height to which the ball rises is। अच्छा इसको जरा दोबारा रीड करते हैं। A person is throwing balls in air. He throws next ball when the previous ball is at the highest point. If he throws each ball after 2 seconds, then the height। अच्छा इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये जो पहला बॉल हाइट तक पहुंचा ना तो इसने कितना टाइम लिया होगा 2 सेकंड्स का, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दूसरा बॉल वो तभी फेंकता है जब पहला बॉल हाइट तक पहुंच जाए। अब 2 सेकंड्स में याद रखें अपवर्ड मोशन में पहले सेकंड में 15 और दूसरे सेकंड में 5 मीटर्स, तो इन 2 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा आपके साथ 20 मीटर्स का। A body is moving with uniform speed along a circular track. What will be the ratio of its distance to displacement when it covers 1/4? अच्छा जब स्टूडेंट्स एक सर्कुलर ट्रैक पे क्वार्टर
आपके साथ फासला कवर हो जाए ना क्वार्टर, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होता है स्टूडेंट्स, ये आपके साथ लेक्चर में भी हमने बताया था, डिस्टेंस जो होता है स्टूडेंट्स वो इक्वल होता है पाई आर बाई 2 के, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये जो है आपके साथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट उस वक्त इक्वल होता है √2r के। तो स्टूडेंट्स अगर हम इनको डिवाइड करें, पाई आर बाई 2 को डिवाइड करें √2r पे, तो ये आर तो कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई बाई 2 √2 आपका आंसर आ जाएगा। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20, हाउ मच टाइम विल इट टेक? स्टूडेंट्स अभी हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने कहा कि 2 सेकंड्स में कितना फासला कवर होता है, 20, ठीक है। तो 20 मीटर्स अगर फासला कवर हो रहा है तो टाइम कितना लगेगा? टाइम आपके साथ 2 मीटर्स का लगेगा, 2 सेकंड। वैसे इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 20 है, 1 सेकंड के बाद 10 हो जाएगी, दूसरे सेकंड के बाद 0, तो मतलब ये 2 सेकंड्स लेगा अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए। लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ग्राउंड तक पहुंच रहा है, तो 2 सेकंड्स ऊपर के लिए भी लगेंगे, 2 सेकंड्स नीचे के लिए भी लगेंगे, तो फिर इसका जो टाइम स्टूडेंट्स आपके साथ होगा वो 4 सेकंड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 13, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताएं कि जब हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा होता है ना, क्योंकि ये लेट्स सपोज एक पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, ये तीसरी पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा होगा। अब इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपको नजर आ रही है, यहाँ भी आपको नजर आ रही है, यहाँ भी आपको नजर आ रही है, तो इसे तो आप चूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो मेन बात है वो ये है स्टूडेंट्स कि आपके साथ जो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है लेकिन रेट उसका डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो तो डिक्रीजिंग होगी जब बॉडी ऊपर जाती है, तो वो देखिए यहाँ भी डिक्रीजिंग है, यहाँ भी डिक्रीजिंग है, यहाँ भी डिक्रीजिंग है, तो उससे भी आप चूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अच्छा फिर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, तो देखिए यहाँ भी स्लोप 0 है, यहाँ भी स्लोप 0 है, यहाँ भी स्लोप 0 है, उससे भी आप चूज नहीं कर सकते। लेकिन स्टूडेंट्स आप जरा यहाँ देखिए टाइम को, इस प्रीवियस क्वेश्चन में बॉडी टॉप तक कितने टाइम पे गुजरा था, पहुंचा था 2 सेकंड्स पे, मतलब ये है कि 2 सेकंड्स पे बॉडी टॉप पे पहुंचा था और वेलोसिटी को 0 कर गया था, उस लिहाज से ऑप्शन अल्फा जो है वो गलत हो गया। अब हमने सेलेक्ट करना है बीटा में और चार्ली में, क्योंकि दोनों 2 है। अब स्टूडेंट्स जब ये बॉडी वापस नीचे आएगी ना, तो इस ग्राफ में वापस नीचे आने के लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, जबकि इस ग्राफ में वापस नीचे आने के लिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। लेकिन स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव होने के लिए बॉडी ने इस पॉइंट को क्रॉस करना होगा, तब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही रहेगा। उस लिहाज से हमारा करेक्ट ऑप्शन इस एमसीक्यू में क्या बन रहा है, वो हमारे साथ बन रहा है बीटा ऑप्शन। अच्छा स्टूडेंट्स उसी क्वेश्चन नंबर 13 के डोमेन में व्हेन द बॉल कंप्लीट्स इट्स फ्लाइट द डिस्टेंस कैन बी सबडिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। अच्छा ये जो आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है ये अपवर्ड मोशन में हुआ है, ये जो डिस्टेंस नजर आ रहा है ये डाउनवर्ड मोशन में हुआ है। इफ वी प्लॉट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन दिस केस वी विल फाइंड इट टू बी एज फॉलोज, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट अबाउट एक्सेलरेशन? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आर -9.8, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मोशन हैज अ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ +9.8, upward motion and downward motion has an acceleration of -9.8, where downward motion has upward acceleration of minus, both parts have same downward acceleration। करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स इसमें डेल्टा है, दोनों पार्ट्स पे जो है कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, क्योंकि याद रखिए जी जो होता है स्टूडेंट्स ये हमेशा डाउनवर्ड होता है और इसकी वैल्यू हमेशा रहती है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चाहे बॉडी ऊपर जा रही हो उस पर भी जी डाउनवर्ड होती है, चाहे बॉडी नीचे आ रही हो उस पर भी जी डाउनवर्ड ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग फिगर शोज अ गिर्डर सपोर्टिंग अ लोड ऑफ 20,000 न्यूटन, द कंप्रेशन फोर्स F इन न्यूटन इन द गिर्डर इज। अच्छा स्टूडेंट्स ये जो है आपको एक गिर्डर नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो है ये, ठीक है। और इसमें ये जो फोर्स है ना स्टूडेंट्स, आप इसको जरा विजुअलाइज करें, इस रोप्स की वजह से ये फोर्स इस गिर्डर को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, तो हमें ये फोर्स मालूम करना है स्टूडेंट्स, ये फोर्स, ठीक है। अच्छा इसके लिए हम इस तरह करते हैं ना, ये जो टेंशन है हम इसको 2 कंपोनेंट्स में कर देते हैं रिजॉल्व, ठीक है। और इसको भी हमने, इस वाले टेंशन को भी हमने 2 कंपोनेंट्स में कर दिया रिजॉल्व, ठीक है। अच्छा ये जो एंगल बनेगा स्टूडेंट्स ये बनेगा 60, ठीक है। तो आपके साथ ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा t sin 60, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा t cos 60, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा t cos 60, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा t sin 60, ये एंगल स्टूडेंट 60 होगा, ठीक है। अच्छा सबसे पहले इस तरह करेंगे ना कि ये जो आपके साथ t sin 60 और t sin 60 ये दोनों किसको बैलेंस करेंगे, वेट को, तो इसका मतलब 2t sin 60 आपके साथ इक्वल हो जाएगा 20,000 के, और sin 60 जो होता है स्टूडेंट्स ये इक्वल होता है √3/2 के, तो ये हो जाएगा 20,000/√3, ये कैंसिल और √3 उस तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये टेंशन की वैल्यू हो गई 20,000/√3, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ना स्टूडेंट्स ये इसके इक्वल है, ये F जो है ना ये इक्वल है t cos 60 की, तो t की जगह आप क्या पुट कर दें 20,000/√3 और cos 60 की जगह 1/2, तो ये आ जाएगा 10,000/√3। चलिए बी ऑप्शन आपके साथ स्टूडेंट्स इसमें करेक्ट होगा। अच्छा इन द रिलेशनशिप टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस F, तो इसमें ये r जो है स्टूडेंट्स इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इसको मोमेंट आर्म भी कहा जाता है और पोजीशन वेक्टर भी कहा जाता है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपके साथ मोमेंट आर्म भी पोजीशन वेक्टर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the direction of torque in a planet which completely revolves about its axis in a specific period of time। स्टूडेंट्स प्लैनेट्स की जो रोटेशन होती है along सन, इसको हम कंसिडर करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे अल्फा भी 0 होता है और टॉर्क भी 0 होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपके साथ डेल्टा, इट कैन नॉट हैव अ टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ द रॉड इफ इट्स शोन इन द फिगर इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 10 मीटर्स। अच्छा यहाँ से 10 मीटर्स के फासले पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ये बाकी फासला जो बन जाएगा ये 15 बनेगा, तो स्टूडेंट्स हम जो है वेट को x कह देते हैं ना, तो x × 15 इज इक्वल टू 80 × 12, 80 को 12 के साथ और x को 15 के साथ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 80 × 12 डिवाइडेड बाय 15, 12 3 4s are 12, 3 5s are 15,
तो ये आपके साथ हो जाएगा 80 इंटू 4/5। 80 इंटू 4/5 से मेरे ख्याल में आपका जो क्लोजेस्ट ऑप्शन पॉसिबल है ना वो 64 है, क्योंकि बाकी तो कोई ऑप्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। बाकी आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि ये हो जाएगा 16 और 16 इंटू 4 64 आता है, तो करेक्ट ऑप्शन अल्फा है। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली टू द प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म रॉड 2 मीटर्स हाई एंड 0.6 मीटर्स वाइड। ठीक है, ये एक डोर है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप देखें तो ये आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मीटर्स उसकी हाइट है और 0.6 मीटर्स जो है उसकी विड्थ है। तो इसमें हम 0.6 मीटर्स को मोमेंट आर्म कंसीडर करेंगे और इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 0.6 से आपका आंसर जो है ये बीटा ऑप्शन आता है। What will be the work done by the torque in previous question if it compels the door to move through half quarter of rotation? Students, वर्क जो होता है आपके साथ लीनियर में वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ वर्क इक्वल होगा टॉर्क इनटू थीटा के। ठीक है, तो टॉर्क को हमने कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट्स, वो 3 आ रहा है और थीटा अगर क्वार्टर रोटेशन हो रही है तो ये π/4 आ जाएगा। तो आपके साथ करेक्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्सेज आर अप्लाइड टू आर यूनिफॉर्म बीम पिवटेड एट इट्स सेंटर, व्हिच बीम इज बैलेंस्ड? स्टूडेंट्स आप इसको देखें इन फोर्सेस को, तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये तो कपल का रोल प्ले करेंगे। तो इस केस में तो आपके साथ ना ही फोर्स जीरो है ना ही टॉर्क जीरो है। अच्छा, इनमें देखें ये दोनों फोर्सेस तो अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, और इनको बैलेंस करने के लिए ये पिवट भी एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसमें नेट फोर्स तो जीरो हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स दोनों के मोमेंट्स आर्म सेम नहीं है तो टॉर्क जीरो नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह इसमें फोर्स भी जीरो नहीं है, टॉर्क भी जीरो नहीं है, लेकिन आप यहाँ देखें 5 इंटू 0.4 और 10 इंटू 0.2 इन दोनों से सेम रिजल्ट आता है। तो यहाँ टॉर्क भी जीरो होगा और फोर्स भी जीरो होगा। फोर्स इसलिए जीरो होगा कि ये जो 15 न्यूटन है ये पिवट भी ऊपर 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ इसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म बीम पिवटेड एट इट्स सेंटर, फोर्सेज ऑफ 3 न्यूटन एट x एंड 4 न्यूटन एट y इन द डायरेक्शन शोन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ द अपवर्ड फोर्स व्हिच विल प्रिवेंट द बीम फ्रॉम टर्निंग? अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आप इस तरह करें ना कि आप ये वाला मोमेंट जरा फाइंड करें। ठीक है, ये वाला, तो ये आपके साथ होगा 3 इंटू 0.1, तो ये वाला मोमेंट हो जाएगा 0.3। ठीक है, अब आप ये वाला मोमेंट जरा फाइंड करें, तो ये होगा 4 इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा 0.4। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके साथ मोमेंट है ना, ये तो इस मोमेंट पे क्या हो गया है, प्रोमिनेंट हो गया है ना, तो हमें इसको सपोर्ट करने के लिए 0.1 का मोमेंट चाहिए। ठीक है, अब आपके साथ जो है इस पॉइंट पे 0.1 का डाउनवर्ड फोर्स लगना चाहिए, सॉरी डाउनवर्ड मोमेंट लगना चाहिए। तो अगर मोमेंट 0.1 है तो फिर फोर्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि मोमेंट आर्म 0.1 है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आपके साथ इसमें क्या बनता है? अच्छा स्टूडेंट्स, आपने देखा कि x पॉइंट पे ये बीटा ऑप्शन है, लेकिन ये किस पे है, y। तो y पे फिर हमें अपवर्ड फोर्स अप्लाई करना होगा, और ये कह भी रहे हैं कि अपवर्ड फोर्स है, तो ये जो मोमेंट क्रिएट करेगा ना ये फिर उसे हेल्प करेगा। तो y पे अपवर्ड फोर्स और बीटा ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ पिवटेड यूनिफॉर्म बार इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स f? इस f का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सिंपल है, ये दोनों इसको इस तरह रोटेट करेंगे और बैलेंस करने के लिए ये वाला इस तरफ होगा। तो 10 इंटू 4 is equal to f into 2 plus 6 into 4. तो 40 is equal to 2f plus 24. 40 minus 24 is 16 is equal to 2f. तो f is equal to 8 न्यूटन। बीटा चार ऑप्शन आपके साथ करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है कि when a bus is at rest, a pendulum bob hanging from the ceiling inside the bus is just above the certain mark on the floor. When the bus moves in a straight line at constant speed. Students, चाहे बॉडी रेस्ट में हो चाहे बॉडी कांस्टेंट स्पीड में हो, दोनों केसेस में आपके साथ जो नेट फोर्स होता है वो आपके साथ जीरो होता है और बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि stays over the mark because there is no force on the bob due to the motion, stays over the mark because the force due to motion is balanced by, आपके साथ there is no net force, तो करेक्ट ऑप्शन बीटा है। नेक्स्ट आपके साथ क्वेश्चन है a uniform bar AE of weight 9 Newton is held horizontal by vertical forces. Two additional forces act at A and D as shown in the figure. The point A, B, C, D and E are of equal distances. At which point must a vertical force of 6 Newton act to keep the bar in equilibrium? अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात सोचें, लेट्स सपोज इस पॉइंट A को पिवट कंसीडर कर लें, तो पॉइंट D इसको किस तरह रोटेट करेगा, इसको इस तरह रोटेट करेगा। ठीक है, और पॉइंट D का मोमेंट जो होगा उसको हम कह देते हैं 2 into 3, ये 1 है, इसको भी 1 ले लेते हैं, इसको भी 1 ले लेते हैं, तो इसका मोमेंट है 6। ठीक है, अब हम किस पॉइंट पे जो है कितना फोर्स अप्लाई करें, 6 न्यूटन। तो सोचिए सर, पॉइंट बी पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें अपवर्ड, ठीक है, तो पॉइंट बी का फोर्स 6 है, मोमेंट आर्म उसका 1 है, तो उसका मोमेंट भी आपके साथ 6 ही आएगा, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो पॉइंट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a uniform rod of weight 2 Newton is pivoted at a 60 centimeter mark. The 4 Newton weight is suspended at 100 centimeter mark, causing the rule to rotate. What is the resultant moment of the force about the pivot? ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म रॉड है स्टूडेंट्स, उसका वेट जो है वो है 2 न्यूटन, इज पिवटेड एट अ 60 सेंटीमीटर मार्क। तो उसको बिल्कुल 50 पे हमने पिवट नहीं किया, बल्कि इस पॉइंट पे हमने इसको पिवट किया है। ठीक है, अब ये वेट की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, रोटेट होगा। तो जब ये, लेकिन वेट के साथ साथ एक नेक्स्ट फोर्स भी लगा है 40 न्यूटन, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है 4 न्यूटन। तो आपसे वेट का नहीं पूछा स्टूडेंट्स, आपसे सिर्फ इस फोर्स का पूछा है। तो इस फोर्स के लिए हम 40 को मोमेंट आर्म जो कि 40 सेंटीमीटर है या 0.4 मीटर हो जाएगा, तो 4 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4/10, 16/10, जिससे 1.6 आपके साथ आंसर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जो आपको क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के नजर आ रहे हैं ना, तो ये असल में जो प्रीवियस चैप्टर था फोर्स एंड मोशन, उसके साथ जो है रिलेटेड है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी बहरहाल जो है फिर आप देख लें। 2 स्मॉल किड्स वेटिंग 10 kg एंड 15 kg आर, अच्छा एक सीसा है, उस पर 2 बंदे बैठे हुए हैं, 10 kg और 15 kg। ठीक है, 10 kg इज सेटिंग एट वन एंड, वेयर मस्ट बी द अदर किड। अच्छा, उस सीसा की टोटल लेंथ 2.5 है, तो एक भी 2.5 हो जाएगी, ये दूसरी भी 2.5। तो एक पर्सन जो बैठा है 10 kg का, तो वो अब दूसरा पर्सन कहाँ बैठा है उसका डिस्टेंस मालूम करना है। तो आप इस तरह करें 10 इंटू 2.5 इज इक्वल टू x
इंटू 15, ठीक है। अभी x हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपके साथ हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 15x, तो ये x हो जाएगा 25/15, तो ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। तो 5/3 से आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो तकरीबन 2 से कुछ कम होगा ना, मेरे ख्याल में इसका आंसर 1.7 आएगा सेंटर से, ठीक है। और ये डिस्टेंस वो सेंटर से ही पूछ रहे हैं कि नहीं। If 10 kg, what must be the other set to establish? तो ये सेंटर से ही जो है आपके साथ 1.7 होगा। A body is disturbed from the position of unstable equilibrium। अच्छा, एक बॉडी जो थी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से डिस्टर्ब की गई। तो अगर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से डिस्टर्ब की गई है, मतलब वो हो सकता है स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहे। तो अगर वो स्टेबिलिटी की तरफ आएगी स्टूडेंट्स, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, वो डिक्रीज होनी चाहिए। A dot requires a minimum torque of 35। स्टूडेंट्स ये जो है, चलिए बस एक क्वेश्चन ये भी कर लें। A dot requires a minimum torque of 32.5 Newton meter in order to open it। What is the minimum distance of the handle if 50 Newton force is applied? स्टूडेंट्स टॉर्क जो होता है वो RF के इक्वल होता है, तो टॉर्क की वैल्यू 32.5 है, फोर्स की वैल्यू 50 है, आपने R कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स R की वैल्यू जो है वो अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको 32.5/50 है ना, ऊपर नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये 65 और ये 100, तो 0.65 आपके साथ आंसर आ जाएगा। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज, स्टूडेंट्स इट इज ऑलवेज, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्टेंस, इसका जो रेशियो होता है ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। सो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आर गिवन बिलो VA/VB फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि यहाँ पे स्लोप जो है हमें वेलोसिटी शो करता है, तो VA/VB जो आपके साथ होगा ये होगा टेंजेंट 30/टेंजेंट 60। टेंजेंट 30 1/√3 है और ये √3 है स्टूडेंट्स, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1:3 आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके साथ, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ट्रू? मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट्स डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। सो इट्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, यस। इट्स डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, यस। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ can be zero, no, तो डेल्टा ऑप्शन ठीक है। The ratio of distance to displacement for a simple harmonic oscillation such as it has complete half of its, स्टूडेंट्स एक तो ये बात याद रखें कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए जो हम इनिशियल पोजीशन लेते हैं हमेशा ऑब्जर्वेशन की वो मीन पोजीशन होती है। तो हाफ ऑसिलेशन का मतलब उसने एक दफा एम्पलीट्यूड कवर किया और फिर एम्पलीट्यूड कवर किया, तो डिस्टेंस उसका 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड है जबकि डिस्प्लेसमेंट उसका 0 है। तो आपसे कह रहे हैं डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है आपका इनफाइनाइट होगा। A car moves from Lahore to Islamabad with velocity 60, returns back with velocity 40। स्टूडेंट्स ये वो शॉर्टकट है जिसमें दोनों केसेस में डिस्टेंसेस सेम है लेकिन टाइम आपके साथ डिफरेंट होता है। ऐसे केस में एवरेज, अच्छा एवरेज स्पीड नहीं मांगी स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी मांगी है। तो अगर एवरेज स्पीड मांगते तो हम हार्मोनिक मीन अप्लाई करते, लेकिन हमसे एवरेज वेलोसिटी मांगी है। एवरेज वेलोसिटी चूंकि बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई है तो एवरेज वेलोसिटी। अब ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन है लेकिन आप एवरेज स्पीड मांग रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 60 × 40 डिवाइडेड बाय 100, ये दोनों कैंसिल, तो 6 4s are 24 × 2 48। अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 30 फॉर द फर्स्ट आवर एंड फॉर द नेक्स्ट आवर विद द स्पीड ऑफ 50। स्टूडेंट्स इसमें आप देखें टाइम सेम है, T1 और T2 सेम है और डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 डिफरेंट है। स्टूडेंट्स इस केस में एवरेज स्पीड जो होती है वो अरिथमेटिक मीन होती है, V1 + V2 डिवाइडेड बाय 2, तो 30 + 50 80 डिवाइडेड बाय 2 से 40। अ कार इज सेड टू बी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ पॉसिबल। अच्छा कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है द वेलोसिटी मे नॉट चेंज एट ऑल, जी बिल्कुल पॉसिबल है अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 एंड कांस्टेंट हो। द वेलोसिटी मे डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट, मे इंक्रीज, तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा है। Which of the following VT graph represents constant acceleration? स्टूडेंट्स ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ऑल ऑफ दीज है। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी या स्पीड। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इंक्रीजिंग। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप इंक्रीजिंग होता है मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग होती है, और जब वेलोसिटी इंक्रीजिंग होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डेल्टा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड सच दैट इट मूव्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इट एक्सेलरेशन व्हाइल अपवर्ड इज assumed, the while coming back it is 9.8। व्हाट इज द एंगल बिटवीन A and 8h? स्टूडेंट्स हमने कहा था कि चाहे बॉडी अपवर्ड हो एक्सेलरेशन उस पे डाउनवर्ड ही एक्ट करती है, चाहे बॉडी टॉप पे हो चाहे बॉडी नीचे आ रही हो एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है, तो इन तमाम एक्सेलरेशंस में एंगल हमेशा 0 होता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, स्टूडेंट्स पहले सेकंड में 5, पहले 2 सेकंड्स में 20 और पहले 3 सेकंड्स में आपके साथ 45 मीटर्स कवर होता है। इसका रेशो आता है 1:4:9। Which law of Newton defines the force? स्टूडेंट्स न्यूटन फर्स्ट लॉ definition of force है, न्यूटन सेकंड लॉ mathematical form of force है, न्यूटन थर्ड लॉ property of force है। Which law measures the force, तो वो सेकंड। For which condition angle between applied force and acceleration becomes 90? When the force is applied along the direction of motion, no, opposite meaning when the force is perpendicular to the direction of motion, no? Applied force and acceleration, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा, applied force और acceleration ये तो हमेशा पैरेलल होते हैं। Applied force और acceleration हमेशा पैरेलल होते हैं क्योंकि according to न्यूटन सेकंड लॉ every force produces acceleration in its own direction। तो इसमें अगर फोर्स along the motion है तो एक्सेलरेशन भी along the motion होगी, अगर फोर्स opposite to the motion है तो एक्सेलरेशन भी opposite to the motion होगी, अगर फोर्स perpendicular to the motion है तो एक्सेलरेशन भी perpendicular to the motion होगी। ये डेल्टा ऑप्शन को आप देखिए स्टूडेंट्स, इसकी कोई मतलब ही नहीं आ रही ना, लेकिन ये पहले 3 ऑप्शंस तो नहीं हो सकते ना, और डेल्टा की हमें समझ नहीं आ रही कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें हम इस तरह करते हैं कि उन तीनों की जिनकी हमें समझ आ रही है उसके बारे में तो हम 100% श्योर है कि उसमें तो हमेशा एक्सेलरेशन और फोर्स पैरेलल है, 90 एंगल तो वो नहीं बना रहे। तो इस लिहाज से हम यहाँ अमंग द रॉन्ग ऑप्शंस में आप किसको कनेक्ट कर सकते हैं, डेल्टा को हम कर सकते हैं। Momentum of the body is defined as quantity of motion, भी है product of mass and velocity, भी है, तो चार्ली ऑप्शन। The rate of change of momentum of a freely falling body, rate of change of momentum को force कहते हैं, और freely falling body के लिए जब आप rate of change of momentum find करेंगे तो उस force को weight कहा जाता है।
A bullet is fired at an angle of 30 degrees to the horizontal with a velocity of 200 meters per second. The bullet is in flight for t seconds. Air resistance is negligible. What is the correct expression for the horizontal distance? तो स्टूडेंट्स रेंज का फॉर्मूला है vi स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो इसमें 200 का हमने स्क्वायर लेना होगा, साइन ऑफ 60 बाई 10। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, अच्छा ये स्टूडेंट्स इन फॉर्मूला से इन्होंने सॉल्व नहीं किया इन ऑप्शन को, इन्होंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है वी आई एक्स इंटू टी। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 200 cos 30 into t, 200 cos 30 into t स्टूडेंट्स आपके साथ एल्फ ऑप्शन है। A trolley M collides head on with a trolley L. The mass of M is greater than the mass of L. The trolley joins together after the collision। ठीक है, तो मतलब ये इलास्टिक तो नहीं हो सकता अगर ये जॉइन हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व गलत है। ठीक है, the force acting on the two trolley system acting on the collision is 0. Trolley M experience a greater force than the trolley L during the collision. The momentum of each trolley is conserved, ये भी गलत है। अच्छा ये जब मिलेंगे तो एक दूसरे पे एक्शन रिएक्शन अप्लाई करेंगे और एक्शन रिएक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, तो ग्रेटर और लेस फोर्स की भी कोई बात नहीं है। ये आपके साथ करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो मौजूद नहीं है। A ball is thrown at an angle of 30 degrees to the horizontal. The initial kinetic energy is k. What is the kinetic energy at the maximum height? तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम हाइट में kinetic energy का फॉर्मूला होता है E नॉट cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा E नॉट cos of 30 होल स्क्वायर। cos of 30 आपके साथ जो होता है स्टूडेंट्स ये √3/2 होता है, तो ये E नॉट इंटू 3/4 मतलब 75%। A projectile is fired at horizontal direction at t is equal to 0. Ignore air resistance. Which graph correctly shows the horizontal component of velocity of the projection? स्टूडेंट्स horizontal component जो velocity की होती है वो तो हमेशा के लिए constant होती है throughout the time, तो बीटा ऑप्शन आपके साथ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a body of mass 10 kg is acted by a net force which varies with time। ठीक है, अच्छा ये आपके साथ फोर्स है और ये आपके साथ टाइम है। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि द नेट मोमेंटम गेन। तो स्टूडेंट्स आपके साथ जो चेंज इन मोमेंटम होता है ना वो प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम का। तो यहाँ पे अगर आप एरिया फाइंड कर लें तो सबसे पहले आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें, इस ट्राइंगल का, तो ये हाफ इंटू 4 इंटू 20। फिर इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लें तो वो 4 इंटू 20 है, बेस 4 है, हाइट 20। और फिर इस ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का एरिया तो हाफ इंटू 2 इंटू 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो आपके साथ आ गया 20, ये आ गया 80 और ये भी आपके साथ आ गया ये आपके साथ आ गया 40। तो 140 आपके साथ जो है वो आंसर जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मशीन गन हैज अ मास ऑफ 5 kg, इट फायर्स 50 ग्राम बुलेट एट द रेट ऑफ 30 बुलेट्स पर मिनट एट अ स्पीड ऑफ 400 मीटर्स पर सेकंड। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द गन इन पोजीशन इज। स्टूडेंट्स आपके साथ ये जो बुलेट्स का फ्लो है ना, ये जो बुलेट्स का फ्लो है, इसका फोर्स फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे mv/t। ठीक है, बुलेट्स का जो फ्लो है इसको हम कहते हैं फोर्स ड्यू टू फ्लो। तो बुलेट्स का एक बुलेट का मास जो है वो कितना है 50 ग्राम है, तो 50 इंटू 10⁻³ कर देंगे। ठीक है, और आपके साथ कितने बुलेट्स फायर हो रहे हैं 30, तो इसको 30 के साथ साथ में मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और बुलेट्स की स्पीड जो है वो आपके साथ है 400 और टाइम जो है वो है 60। ठीक है ना, तो क्योंकि 1 मिनट है तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। ये तो आपके साथ कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल होकर 200 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 10⁻³ 10⁻³ 3 जीरोस के साथ कैंसिल। तो आपके साथ जो फोर्स आएगा जो उस गन पे अप्लाई हो रहा है वो 5 न्यूटन होगा और उस गन को अपनी पोजीशन में रखने के लिए हमें 5 न्यूटन का ही ऑपोजिट फोर्स रिक्वायर्ड होना चाहिए। A bullet of mass m is fired with an angle of theta to the vertical। ठीक है, अच्छा ये बुलेट है, इसको इस एंगल पे वर्टिकल के साथ फायर किया गया है। It returns to the ground in time t। The total change in momentum is। अच्छा the total change in momentum is how much? तो स्टूडेंट्स आपके साथ चेंज इन मोमेंटम जो होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो फोर्स जो इस पे लग रहा है स्टूडेंट्स वो तो mg के इक्वल लग रहा है और टाइम t है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ बीटा आ जाएगा। A bullet of mass 10 ग्राम is fired from the gun of mass 1 kg. The recoil velocity of the gun is। स्टूडेंट्स कंसीडर करें, देखिए ये गन है, ये बुलेट है, बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे आएगा। ठीक है, तो गन की वेलोसिटी आपको गिवन है 5, गन का मास भी गिवन है 1 kg, बुलेट का मास गिवन है 10 ग्राम और बुलेट की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5000/10, उससे 500 आपका आंसर आता है। 2 trains P and Q are running in the same direction on the parallel track such that P is faster than Q when packets of equal weight are exchanged between the two। अच्छा P will be retarded but Q will be accelerated. If P will be accelerated but Q will be retarded, P will have no change in velocity but Q will be accelerated. Both will have no change in velocity। ठीक है, there will be no change in velocity of P but Q will be accelerated। इसमें तो Q की बात हो रही है। तो देखिए क्वेश्चन, इसको जरा विजुअलाइज करते हैं ना। आपके साथ 2 ट्रेन्स हैं, ठीक है, 2 आपके साथ क्या है ट्रेन्स, दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अब जो है और वो कह रहे हैं कि P की जो वेलोसिटी है ना, P की जो वेलोसिटी है वो आपके साथ क्या है Q से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं ना कि व्हेन पैकेट्स ऑफ इक्वल वेट्स आर इंटरचेंज। ठीक है, तो लेट्स सपोज इस ट्रेन ने भी अपना एक पैकेट जो है वो इस ट्रेन को दे दिया ना और उस ट्रेन ने वही पैकेट, तो उनके मासेस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मासेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर तो उनकी वेलोसिटीज पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस एमसीक्यू में मेरे ख्याल में करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ P एंड Q। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को चले हम फिर क्रॉस चेक भी कर लेंगे। A block of mass explodes into 3 parts with same mass. The momentum of the 2 parts is एक का मोमेंटम -2p है I के डायरेक्शन में, दूसरे का मोमेंटम है pj के डायरेक्शन में। इसको जरा आप जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जरा आप इसे चेक करें। ठीक है,
एक का मोमेंटम जो है वो एक्स एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, -2pi। दूसरे का मोमेंटम वाई एक्सिस पे है वो pj। इनको बैलेंस करने के लिए जो स्टूडेंट्स तीसरा मोमेंटम होना चाहिए ना वो कुछ यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब उसकी डायरेक्शन तो आपसे नहीं पूछी, लेकिन उसका आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना उसको इसमें बैलेंस करना होगा, और इन दोनों के रिजल्टेंट के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, 2p² + p²। तो ये हो जाएगा 3p², तो p तो अंडर रूट से बाय अंडर रूट 3 into p आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपके साथ बीटा है। A body of mass 2 kg collide with the ball with the speed of 100 meters per second and recoil to the same speed। सेम स्पीड से रिकॉइल हुआ है स्टूडेंट्स, तो चेंज इन वेलोसिटी जो आई है वो 200 आई है, और चेंज इन मोमेंटम जो आया है तो वो 200 into 2 400 आया है, और टाइम जो है 1/50 है, तो 1/50 रेसिप्रोकल होकर 50 के साथ अगर हम इसको टाइम पे डिवाइड करें और फोर्स मालूम करें तो 4 into 5 से 20, और उसके साथ 3 zeros आ जाएंगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके साथ चार्ली है। Two identical balls P and Q are moving with velocity 5 and -3 respectively. Collide head on. Their collisions after velocity will be, students अगर ये head on collision करेंगे और identical balls हैं तो इनकी velocities change हो जाएंगी, flip हो जाएंगी। तो अगर 5 - 3 है तो ये velocities -3 और 5 हो जाएंगी। A sand bag of mass 10 kg is suspended by a 3 meter long weightless string of a bullet of mass 0.2 kg enters the bag with a velocity of 20 meters per second and get embedded into it. The loss in kinetic energy is। अच्छा स्टूडेंट्स, इनिशियली ऐसी सिचुएशन है ना कि आपके साथ एक सैंड है 10, उसका मास है और स्पीड उसकी 0 है, ठीक है, और एक बुलेट है जिसका मास 0.2 है और स्पीड उसकी है 20, और फाइनली दोनों का मास 10.2 हो गया और स्पीड उसकी x हो गई। उस x को पहले मालूम करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके साथ 4 = 10.2x। तो x की वैल्यू हो गई 10.2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो तो सिर्फ इस बॉडी की होगी, तो वो होगी ½ × m × v², मतलब 20 का स्क्वायर। तो ये इससे स्टूडेंट्स आता है आपके साथ 0.1 आ जाएगा, 0.1 × 400 करेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 40 हो जाएगी। अब इस वाले स्पीड पे हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, ठीक है। इसको आसानी के लिए आप 10 ही कंसीडर कर लें, ठीक है। अच्छा, तो अब जरा आप देखें कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी ½ मास जो है वो 10 है और स्पीड 10/4 होल स्क्वायर है। तो ये आपके साथ 10/4 से आ जाएगा 10² × 10 से 1000 आ जाएगा, और ये 2 × 16 से आपके साथ 32 आ जाएगा। तो ये अगर हम कैंसिल आउट करें अब 16 और 500 और फिर 250 और 8 और फिर 125 और 4 और फिर आपके साथ हो जाएगा 63/2, और 63/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ आपके साथ बनेगा, लेट्स सपोज 33 ले लेते हैं ना, 32 ले लेते हैं। तो आपके साथ द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन द कोलिजन इज, तो लॉस तो तकरीबन 8 जूल्स का हुआ है, और मतलब पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 40 थी, फाइनल 32 हो गई, तो तकरीबन 8 जूल्स, जिसमें एक भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो इसमें हम डेल्टा को सेलेक्ट कर लेंगे, नन ऑफ दीज। A bomb weighing 9 kg explodes into 3 pieces of 3 kg and 6 kg, 2 pieces. The velocity of 3 kg is 16. The kinetic energy of 6 kg is। स्टूडेंट्स अगर देखें एक बॉम्ब दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया ना, एक है 3 kg, दूसरा है 6 kg। अगर इस 3 की वेलोसिटी आपके साथ 6 है, सॉरी इस 3 की वेलोसिटी 16 है और इसकी वेलोसिटी x है, तो पहले तो हम जरा x फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16 × 3 is 6 × x, ये आपके साथ 2 और 16/2, तो x की वैल्यू हो गई 8। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, ½ × 6 × 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3, 8 का स्क्वायर आता है 64, 64 × 3 से आपके साथ जो करेक्ट ऑप्शन आएगा तो वो 192 आएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके साथ 192 है। इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड और टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो ये तमाम बातें ट्रू हैं, ऑल 1 2 3। द डायग्राम शोज द मास एंड वेलोसिटीज ऑफ द ट्रॉलीज टू कोलाइड, आफ्टर इंपैक्ट दे मूव ऑफ टुगेदर, मतलब वो सिंगल बॉडी बन जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जरा देखें इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से करते हैं। 2 × 10 + 5 × 1 = 7 × x, 7 इसलिए क्योंकि दोनों के मासेस को हमने ऐड कर दिया। तो ये हो जाएगा 20 + 5, 25 = 7x, तो x = 25/7। 7 3 are 21 आता है स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर जो होगा वो 3.5 के राउंड अबाउट होगा। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल ऑफ मास हैविंग अ पार्टिकल p हैविंग काइनेटिक एनर्जी E एंड मोमेंटम p। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक पार्टिकल है और ये मोशन में है और इसकी काइनेटिक एनर्जी E है और मोमेंटम इसका p है, ठीक है। कोलाइड्स हेड ऑन विद आइडेंटिकल पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल है स्टूडेंट्स Q, और ये पार्टिकल P है, ये पार्टिकल Q है, ठीक है, और ये बिल्कुल मास में सेम है और विच इज़ इनिशियली एट रेस्ट। बोथ पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर, ये जो आपके साथ P और Q है अब ये स्टिक टुगेदर हो गए, ठीक है। Which of the following row correctly represents the kinetic energy and magnitude of momentum after the collision? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q कितनी होगी, सिस्टम की कितनी होगी, और मोमेंटम ऑफ Q कितना होगा और सिस्टम का कितना होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, सिस्टम का मोमेंटम जो है वो तो कंजर्व होना चाहिए, ठीक है। तो या तो ऑप्शन अल्फा होगा या ऑप्शन चार्ली होगा या ऑप्शन डेल्टा, क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। अच्छा, एक बात स्टूडेंट्स इस पर आप गौर करें कि जब ये दोनों बॉडीज कनेक्ट हो गई ना तो इनका मास जो है, मास वो 2m हो गया, और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसकी वेलोसिटी जो होगी स्टूडेंट्स वो हाफ हो गई होगी। इस कनेक्टेड बॉडीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मास उसका डबल हो गया होगा, वेलोसिटी उसकी हाफ हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखते हैं, सबसे पहले इस तरह करें ना कि आप इस पूरे सिस्टम को कंसिडर करें और इसकी जरा हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। तो ये देखिए हो जाएगी ½ 2m × v/2 होल स्क्वायर। इससे को आप सॉल्व करें तो आपके साथ आएगी 1/4 mv²। तो ये हो गई 1/2 × 1/2 mv²। इस 1/2 mv² की जगह हम e पुट कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो e/2 है। अब स्टूडेंट्स या तो ये ऑप्शन पॉसिबल है या ये ऑप्शन पॉसिबल है, और ये बीटा तो आपके साथ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इससे तो बस हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया, बाकी चीज़ों को तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। चार्ली ऑप्शन हमारे साथ जो है वो करेक्ट है। वैसे अगर हम चलें सिर्फ इस Q की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें ना, जिस तरह यहाँ पे कहा गया है, तो वो आप करेंगे काइनेटिक एनर्जी इज ½ m
v/2 होल स्क्वायर। तो ये आपके साथ हो जाएगा 1/4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब e/4। तो देखिए वो e/4 यहाँ पे मौजूद भी है, ठीक है। तो ये बाकी ऑप्शन भी आपके साथ ट्रू ही होंगे, तो चार्ली ऑप्शन को हमने सेलेक्ट कर दिया। अ न्यूट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी v, स्टूडेंट्स एक न्यूट्रॉन है और उसकी वेलोसिटी है v, और एक अल्फा पार्टिकल है स्टेशनरी। द वेलोसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन आफ्टर कोलिजन इज, अच्छा कोलिजन होगा स्टूडेंट्स तो अल्फा पार्टिकल इस तरफ बाउंस बैक होगा जबकि न्यूट्रॉन बैकवर्ड बाउंस बैक होगा, ठीक है। तो इसको हम करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ठीक है। देखिए न्यूट्रॉन का मास 1u है और उसकी वेलोसिटी v है, और अल्फा का मोमेंटम इनिशियली 0 है। अच्छा फाइनली अल्फा जो है 4u का, अच्छा इसमें स्टूडेंट्स मसला ये है कि इसमें आपको आफ्टर कोलिजन ना अल्फा की वेलोसिटी गिवन है और न्यूट्रॉन भी मांग रहे हैं, तो इसको हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से नहीं कर सकते, इसको हम v1 डैश के फार्मूला से करेंगे। m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v इज इक्वल टू प्लस 2m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा इसमें ये v1 है और ये v2 है, v2 की वैल्यू तो 0 थी तो ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा, और अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे 1u माइनस 4u डिवाइडेड बाई 1u प्लस 4u इंटू v, तो ये हो जाएगा -3/5v। तो आपके साथ करेक्ट ऑप्शन अल्फा है। A sphere of mass m collides moving with velocity 2v, एक स्फीयर है उसका मास m है, वेलोसिटी उसकी 2v है। इन x डायरेक्शन कोलाइड्स विद द स्फीयर ऑफ मास 2m, अच्छा ये दूसरा है मास 2m है और उसकी वेलोसिटी v है, और ये जो पार्टिकल है ये x में नहीं जा रहा, इसके बारे में कहा है मूविंग इन द y डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? टू स्फीयर्स स्टिक टुगेदर, नहीं। द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द इम्पैक्ट इज 3mv², ये तो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो एक होगा हाफ m इंटू 2v का स्क्वायर और दूसरा होगा हाफ 2m इंटू v का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2mv² प्लस mv², तो ये ऑप्शन तो ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी, द टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इज 4mv। इसको जरा चेक करते हैं। इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस एक है वो 2mv, और ये मोमेंटम जो है ये भी 2mv है, लेकिन इस पे तो स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, ये तो सिंपली ऐड नहीं हो सकते। अगर मैग्नीट्यूड के सम की बात की होती तो वो 4, तो मतलब बीटा ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। An aeroplane is flying horizontally with the speed of 100 km per second at a height of 50 meters. When it is vertically above a point A on ground, a body is dropped from it. The body strikes the ground at point B. Calculate the distance. ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि ये पॉइंट A है और ये आपके साथ एरोप्लेन है, ये बॉडी रिलीज करता है, वो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ इस पॉइंट को हिट करता है, और ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। मतलब इनडायरेक्टली हमने रेंज या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स vix इंटू टाइम, ठीक है। और टाइम चूंकि ये हाफ टाइम है तो हाफ टाइम जो होता है स्टूडेंट्स उसका फॉर्मूला होता है 2h/g/रूट। तो इसमें देखें इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है 100 और किलोमीटर्स पर आवर है, तो चलें इसको जो है हम किलोमीटर्स पर आवर में ही रहने देते हैं, ठीक है। और आपके साथ हाइट जो है वो भी हमें गिवन है 50 मीटर्स, लेकिन फिर तो यूनिट में मसला हो जाएगा, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600 और साथ में 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो ये 10 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √10 रह जाएगा ना। और यहाँ पे जरा आप सोल्यूशन करें, ये तो कैंसिल, ये तो भी कैंसिल, तो आपके साथ बच गया। इसको भी आप जरा सॉल्व कर लें 5000 और ये हो जाएगा आपके साथ 18। अच्छा तो ये आपके साथ हुआ 500/18 ना। 500 अगर ये 20 होता देखिए स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर जो है वो तकरीबन 25 तक आता। अब ये 18 है तो आपका आंसर राउंड अबाउट 27 तक आएगा। और ये √10 को आप 3 कंसिडर कर लें, √9 कंसिडर कर लें, तो ये 27 इंटू 3 से करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ जो यहाँ पॉसिबल है वो अल्फा ऑप्शन है 88 मीटर्स, ठीक है। A large number of bullets is fired in all directions with the same speed. The maximum area on the ground on which these bullets will spread is. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में है कि बुलेट्स को इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में फायर किया गया है, तो वो एक सर्कल में हिट करेंगे। जब वो सर्कल में हिट करेंगे तो उनसे आपसे एरिया का पूछा है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स रेंज का जो फॉर्मूला होता है देखें vi²/g sin इंटू 2θ, ठीक है। अब इसमें जो है आपके साथ मैक्सिमम एरिया का पूछा है ना, तो मैक्सिमम एरिया में तो रेंज मैक्सिमम मतलब ये रेडियस जो है ये मैक्सिमम होना चाहिए, और यहाँ रेडियस जो है वो रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैक्सिमम के लिए हमें थीटा में 45 पुट करना होगा, तो रेंज आएगा vi²/g, ठीक है। vi²/g आपके साथ रेंज आ जाएगा, और ये रेंज जो है ये असल में सर्कल का रेडियस होगा, और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है πr², तो πvi/g², उससे आपके साथ चार्ली ऑप्शन आता है। A player kicks a football at an angle of maximum range with initial speed of 20 meters per second. Another player 60 meters away in the direction of the kick starts immediately to catch the ball. The speed with which the second player should run so that it would catch the ball. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि एक प्लेयर जो है वो 45 डिग्रीज पर इस स्पीड से 20 मीटर्स पर सेकंड से इस बॉल को थ्रो करता है, और ये बॉल यहाँ हिट करेगा, ठीक है। अच्छा another player 60 meters away in the direction of the kick. एक दूसरा प्लेयर है, लेट्स सपोज ये वो प्लेयर भी है, ये 60 मीटर्स अवे है, ठीक है, 60 मीटर्स अवे है इन द डायरेक्शन ऑफ द किक स्टार्ट्स इमीडिएटली टू कैच द बॉल, मतलब बॉल तो यहाँ हिट करेगी ना, तो ये 60 मीटर्स अवे है। अब उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इस तरह करते हैं कि हम जो है 60 मीटर्स अवे है, तो सबसे पहले तो हम इस प्रोजेक्टाइल का रेंज फाइंड कर लेते हैं ना, जो कि मैक्सिमम रेंज होगा वो होगा vi²/g, तो वो होगा मतलब 20²/10, तो 400/10, तो रेंज होगा 40 मीटर्स, मतलब ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स ये 40 मीटर्स है, ठीक है। और ये जो 40 मीटर्स का डिस्टेंस है ये तो रेंज है, मतलब इजाफी डिस्टेंस जो इस बंदे ने कवर करना होगा वो 20 मीटर्स का और भी डिस्टेंस उसने कवर करना होगा, तो तब वो इसे हिट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ दो डिस्टेंसेज हैं, एक 40 मीटर्स है, दूसरा जो है हमारे साथ 60 मीटर्स है, ठीक है। और ये जो आपके साथ 40 मीटर्स है इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी ना वो आपके साथ होगी 20 cos 45, और इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड हमने मालूम करनी
करनी है और टाइम भी दोनों का सेम होना चाहिए। टाइम जो है इस पहले वाले का है 2 × 20 × साइन ऑफ 45/10 और इसका भी यही टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो स्पीड स्टूडेंट सेम है, तो जब स्पीड आपके साथ स्पीड सेम नहीं है, टाइम सेम है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं कि इस बॉडी के लिए 40 को डिवाइड कर देते हैं 20 और cos 45 जो है वो 1/√2 होता है ना, और इसके लिए 60 को डिवाइड कर देंगे x पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40√2/20 इज 60/x और ये 0 0 कैंसिल और ये आपके साथ 2√2 इज इक्वल टू 60/x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 60/2√2, तो ये 30/√2 आ जाएगी। अब 30/√2 को अगर हम इस तरह कर लें कि 30 को हम लिख लें 15 × 2/√2 और इसको फिर हम इस 2 को 2 दफ़ा अंडर रूट में लिख लें तो 15√2 जो है वो हमारा आंसर आएगा, लेकिन 15√2 तो ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है। अब इसमें हमने देखना होगा कि हमने कहीं गलती गलती तो नहीं की। 20/10 400/10 से 40 आता है, रेंज जो है वो 60 मीटर्स है और रेंज 40 है और दूसरा डिस्टेंस जो है वो 60 है, तो टाइम जो है उसका फॉर्मूला आया डिस्टेंस बाय स्पीड और हमने दोनों के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड फाइंड कर लिया। और cos 45 इधर ज़रा देखते हैं कि इधर हमने कोई गलती तो नहीं की। 40 डिवाइडेड बाई 20/√2 cos 45 की वैल्यू इज इक्वल टू 60/x, ठीक है। तो √2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 40/√2 इज इक्वल टू 20 और ये हो जाएगा 60/x, इससे 2√2 आता है तो इज इक्वल टू 60/x, तो x इज इक्वल टू 60/2√2, तो ये हो जाएगा 30/√2 जिससे 15√2 हमारे साथ आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को बार चेक करने की जरूरत है, लेकिन हमारे साथ जो क्लोजेस्ट ऑप्शन बनता है वो बीटा ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्लास मार्बल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेबल फॉल्स एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, इफ h इज द हाइट ऑफ द टेबल द वेलोसिटी ऑफ द टेबल इज। स्टूडेंट्स अभी हमने एक फार्मूला यूज़ किया था कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है ये आपके साथ इक्वल होता है VIX × t के, ठीक है। अब इसमें हमसे वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन मांगी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो टाइम जो होगा ये तो हमारे साथ इक्वल होगा किसके, 2h/g के। टाइम किसके इक्वल होगा, 2h/g के, तो g ऊपर चला जाएगा और 2h आपके साथ नीचे आ जाएगा और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की जगह हम x पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या बनता है, बीटा ऑप्शन बनता है। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ, स्टूडेंट्स टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2vi sin θ/g और ये मैक्सिमम तब होगा जब एंगल में हम 90 पुट करेंगे। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द वर्टिकल हैविंग मोमेंटम p, व्हाट विल बी द मिनिमम मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द फ्लाइट। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, एक प्रोजेक्टाइल को 30 एंगल पे थ्रो किया गया और मोमेंटम उसका p था, तो देखें एक तो मोमेंटम का कंपोनेंट होगा p cos θ, दूसरा मोमेंटम का कंपोनेंट होगा p sin θ। अब टॉप पे ये वाला कंपोनेंट तो गायब हो जाएगा, सिर्फ कौन रहेगा, p cos θ, और cos ऑफ 30 जो होता है स्टूडेंट्स ये √3/2 के इक्वल होता है, तो p √3/2 आपका आंसर आ जाएगा। A ball rolls off the top of a stairway horizontal with a velocity of 10 meters per second. Each step is 2 meters high and 2 meters wide. Then the ball will strike n step where n is equal to. अच्छा स्टूडेंट्स ये आपके साथ इस तरह स्टेप्स हैं और एक बॉल यहाँ से रिलीज हुआ, इसकी वेलोसिटी क्या थी 10, ठीक है। हम जरा इस बॉल का रेंज फाइंड करते हैं, तो रेंज का फॉर्मूला है VIX × t, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 10 थी, ठीक है। और अब जो है और क्या डेटा गिवन है हमें, 2 meters हाई एंड 2 meters वाइड, ठीक है। तो इसमें तो हमें इस तरह डायरेक्टली कोई वैल्यू नहीं गिवन, ये तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग बन रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स जिस बॉडी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 होगी इनिशियल वेलोसिटी, तो अच्छा उससे भी हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह करते हैं हम, इस पर जरा सा रिवर्स मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। बॉल रोल्स डाउन द टॉप हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 10, ईच स्टेप इज 2 meters हाई एंड 2 meters वाइड, मतलब ये जो आपके साथ ये 2 meters है, ये भी 2 meters है, ये भी 2 meters है, ये भी 2 meters है, ठीक है। तो हर एक स्टेप जो है वो 2 meters का है, ठीक है। अगर हम रेंज कैलकुलेट कर पाते तो फिर उनको हम इन 2 meters के साथ कंपेयर कर लेते ना, या उस रेंज को 2 पे डिवाइड कर लेते तो हमारे साथ नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाते, लेकिन रेंज जो है वो तो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। अगर हम हाइट कैलकुलेट कर लें किसी तरीके से, हाइट जो है लेकिन टाइम भी हमें गिवन नहीं है। अच्छा हम रेंज को इस फार्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं ना, VI² sin 2θ/g से, ठीक है। तो VI हमें गिवन है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो होगी, थीटा की वैल्यू तो हम यहाँ पे ले भी नहीं सकते। अगर हम इसको सिर्फ सॉल्व करने के लिए VI²/g कंसिडर कर लेना तो ये हो जाएगा 100/10, 100/10 से रेंज की वैल्यू 10 आती है, तो रेंज की वैल्यू अगर 10 आती है तो अब आप सोचें कि इस बॉडी ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है, 10 मीटर्स का, तो इसके लिए 5 स्टेप्स जो होंगे वो तो कवर हो जाएंगे और 6th स्टेप पे ये गिर जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ यहाँ पे क्या बन रही है, 5। फॉर अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन इनटू स्पेस विद स्पीड v, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज गिवन बाय दिस फार्मूला, द रेंज अलोंग वर्टिकल इज दिस, द रेंज द एंगल एट व्हिच द प्रोजेक्टाइल मेक्स। अच्छा देखिए आपके साथ एक फार्मूला है वो है 4h इज इक्वल टू r टेंजेंट थीटा। आर वो आपसे कह रहे हैं कि √3v²/2g है और हाइट वो आपसे कह रहे हैं द रेंज अलोंग वर्टिकल, ये हाइट है वो है VI²/8g और यहाँ साथ में आ जाएगा टेंजेंट थीटा, ठीक है। अच्छा ये 4 2 के साथ 2g के साथ √ इसके साथ कैंसिल, तो टेंजेंट थीटा आपके साथ आ जाएगा 1/√3 जो कि 30 डिग्रीज है। The velocity of projection of an oblique projectile is 3i + 4j. The range of the projectile is. Students ये जो velocity का वेक्टर हमें गिवन है, अगर हम इससे मैग्नीट्यूड फाइंड करें 3² + 4² अंडर रूट से, तो हमारे साथ इसका मैग्नीट्यूड आता है 5 meters per second। और अगर हम इसकी एंगल फाइंड करें टेंजेंट इनवर्स 4/3 से, तो ये एंगल तकरीबन मेरे ख्याल में 60 के करीब आंसर आएगा इससे। चले हम इसको जो है वो 60 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आपसे कह रहे हैं कि रेंज मालूम करें, तो रेंज का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स VI² sin 2θ / g, ठीक है।
तो ये आपके साथ हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू साइन 120 डिवाइडेड बाई जी 60 इंटू 2 से आपके साथ 120 आता है। तो 5 के स्क्वायर से 25 आता है और 25 इंटू डिवाइडेड बाई 10 से आपके साथ 2.5 आ जाएगा। और साइन 120 जो होता है स्टूडेंट्स ये होता है 0.866। अच्छा, इसमें तो एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं आ रही, कहाँ पे हमने गलती की है? ओह सबर करें, ये 4/3 तो नहीं है, ये तो आपके साथ 3/4 होगा। और 3/4 जो है उससे आपका आंसर फिर 60 नहीं आएगा, तकरीबन 45 से कम आएगा, तो इसको 30 कंसिडर कर लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा आपके साथ, ये आपके साथ साइन 60 हो जाएगा, 120 नहीं होगा, साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 जो होता है स्टूडेंट्स ये √3/2 के इक्वल होता है। तो अब ये आपके साथ आया 25/10 से 2.5 और 2.5 का √3/2 हमने लेना है। तो √3/2 जो है 2.5 का 2.5 से कम होना चाहिए और उसमें एक ही ऑप्शन आपके साथ आता है, वो अल्फा ऑप्शन है। एन आर्चर शूट्स एन एरो एट अ टारगेट विद डायग्राम शोन, एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड। ठीक है जी, आपको 3 ग्राफ्स गिवन है, आपसे पूछा गया है कि ये ग्राफ्स किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप इस पॉइंट P के ग्राफ को देखें स्टूडेंट्स, ये टाइम के साथ थ्रू आउट हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ये तो या वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, या ये डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, या ये G होगी, क्योंकि ये तीनों जो है टाइम के साथ कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अब देखें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये तो आपके साथ जो है वो P है, और इसी से आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। करेक्ट ऑप्शन आपके साथ अल्फा ही है। A person moving in a car at constant velocity throws an apple vertically upward if we ignore the friction and suppose the car to move in the same velocity. According to अच्छा बाइक जो ऑब्जर्वर बैठा है स्टूडेंट्स, उसके लिए बॉल जो होगा वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा और वापस उस पर्सन के हैंड पे आके गिरेगा। ठीक है, तो द बॉल विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ एंड विल फॉल अगेन इन द हैंड। लेकिन अगर ये कार स्टूडेंट्स अंडर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता तो फिर बिहाइंड द मैन वो बॉल गिरता, और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता तो फिर आपके साथ फॉल बिफोर द कार जो है फिर ऑप्शन होती है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। When a large force acts on a body for a short interval of time, then the change in momentum is called impulse, या it is the product of force and time, तो बीटा ऑप्शन है। A velocity, a force of 2000 Newton acts on a body of mass 20 kg such that its velocity changes from vi to vf in 10 seconds. The rate of change of momentum means force, और force की वैल्यू 2000 है। A force of 400 Newton acts on a body for a time of 3 seconds. Impulse is the product of force and time, तो ये हो जाएगा 1200। ठीक है, लेकिन यूनिट्स के लिहाज से स्टूडेंट्स आपके साथ ये kg मीटर पर सेकंड ऑप्शन भी ट्रू है, और kg मीटर पर सेकंड को आप न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा है। For which angle between velocity and force maximum acceleration retardation can be produced? Acceleration के लिए 0 और retardation के लिए 180, तो डेल्टा ऑप्शन हो गया। Whenever force acts perpendicularly to the moving body, तो आपके साथ जो है स्टूडेंट्स सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। The SI unit of momentum is same as impulse. Momentum is not conserved in students, momentum हमेशा कंजर्व होता है। रॉकेट propulsion can be explained by the law of conservation of momentum. Two objects of masses m1 and m2 makes collision such that the linear momentum of them is said to be conserved. Then अगर linear momentum conserved है स्टूडेंट्स, तो ये कंजर्वेशन का स्टेटमेंट है, ये कंजर्वेशन के लिए जरूरी है, ये भी जरूरी है, तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा है। Linear momentum of an isolated system will be conserved when an isolated system is one. स्टूडेंट्स वो सिस्टम आइसोलेटेड होता है जिसपे एक्सटर्नल फोर्स आपके साथ अप्लाई नहीं होती, तो ये ऑप्शन हो सकता है नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इंटरैक्टिंग बॉडीज, ये भी हो सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ जो है वो डेल्टा है। When a bullet is fired from a gun, the momentum of the bullet is exactly equal to the momentum of the gun. मैग्नीट्यूड के लिहाज से तो ये ट्रू है, लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से ट्रू नहीं है। The bullet has a very large velocity as compared to, ये ऑप्शन ट्रू है क्योंकि दोनों के मासेस में फर्क है, तो दोनों की वेलोसिटीज में भी फर्क होगा। काइनेटिक एनर्जी जरूरी नहीं कि कंजर्व हो, क्योंकि ये कोलिजन इलास्टिक नहीं है। द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज, स्टूडेंट्स आपके साथ ये रिलेशन भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा है। हाउ विल इट अफेक्ट काइनेटिक एनर्जी इफ द मोमेंटम इज क्वाड्रुपल्ड? स्टूडेंट्स इसको देखें, अगर मोमेंटम 4 टाइम्स हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि उस पर स्क्वायर है। Next question है, if a body moving with velocity 8 collides elastically with a target body moving with velocity 4 and the velocity of the target becomes 6 after collision, then the velocity of the incident ball will be. Students यहाँ पे आपके साथ elastic collision की बात हो रही है, तो elastic collision में अगर हम relative velocity find कर लें 4 - 8, तो उससे 4 आंसर आता है। तो after collision जो relative velocity होगी वो students -4 होनी चाहिए। तो उसमें आपसे कहा गया है कि पहली बॉडी की velocity जिसकी velocity आपके साथ target with velocity 4 and the velocity of the target becomes 6, तो target की velocity जो है students वो 6 हो गई है। तो अब ये जो x है students ये आपके साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि 10 - 6 से 4 आता है, तो लेकिन 10 वैल्यू तो हमारे साथ जो है वो है नहीं, तो फिर हम इस तरह करेंगे स्टूडेंट्स के इस माइनस को इग्नोर करके इसकी वैल्यू 2 ले लेंगे, तो 2 - 4 6 से आपके साथ -4 आता है। तो द इंसिडेंट बॉडी की वेलोसिटी जो है वो किस में शिफ्ट हो जानी चाहिए, 2 पे। Next question है, a shell of mass 10 kg moving downwards with a velocity of 200 meters per second explodes in the midway and 2 fragments of masses 5 kg are produced. If velocity of one fragment is 100 meters per second, what is the velocity of the other fragment? ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स एक शेल है, उसका मास 10 kg है, स्पीड उसकी जो है 50 मीटर्स पर सेकंड है। ठीक है, तो ये जो है नीचे की तरफ जा रहा है, मास उसका है 10, स्पीड उसकी है 200, मोमेंटम उसका है 2000। ठीक है, यहाँ पे ये 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है 5 5। एक हिस्सा जो है वो नीचे की डायरेक्शन में, उसका मास 5 है, वेलोसिटी अब उसकी क्या हो गई है 100 है, तो उसका जो मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम वो क्या होना चाहिए, वो आपके साथ होना चाहिए 500। तो स्टूडेंट्स ये जो दूसरी बॉडी है ना, इसका मोमेंटम फिर होना चाहिए 1500, क्योंकि इनिशियल के इक्वल होना चाहिए। तो 1500 में अगर मास 5 है तो 5 3 are 15, तो मतलब उसकी वेलोसिटी जो होनी चाहिए स्टूडेंट्स वो 300 होनी चाहिए। If water of mass 6 kg flows out a pipe and strikes the wall normally with a speed of 10 meters per second and comes to rest, students force due to flow का फॉर्मूला है mv/t, तो m/t 6 है और v की वैल्यू 10, तो 60 आंसर आ जाएगा।
इफ टू मासेस m1 एंड m2 हैव इक्वल मोमेंटम्स, स्टूडेंट्स जब मोमेंटम इक्वल होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मास के साथ सिंपल इनवर्स रिलेशन रखता है। मतलब मासेस का रेशियो तो m1 रेशियो m2 होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जीज के रेशियो के लिए आपने रेसिप्रोकल लेना होगा। टू बॉडीज विद मासेस ma mb आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, देयर लीनियर मोमेंटम्स इज। स्टूडेंट्स जब काइनेटिक एनर्जी सेम होती है तो मोमेंटम का रूट ऑफ मास के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, तो आप ma by mb लेकर उस पर अंडर रूट ले लेंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इन इलास्टिक कोलिजन व्हाट इज नॉट कंजर्व, तो उसमें स्टूडेंट्स ना आपके साथ जो है काइनेटिक एनर्जी उसमें कंजर्व नहीं होगी, टोटल एनर्जी तो कंजर्व होगी। अ बुलेट इज शॉट फ्रॉम अ राइफल, एज अ रिजल्ट द राइफल रिकॉइल्स, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल एज कंपेयर्ड टू द बुलेट इज। अच्छा, इसके बारे में तो हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में मासेस का होना जरूरी है और वेलोसिटीज का होना भी जरूरी है, ठीक है, वो डेटा हमें गिवन नहीं है। इन इलास्टिक कोलिजन व्हाट इज कंजर्व, स्टूडेंट्स इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और टोटल तो कंजर्व होते ही होते हैं, काइनेटिक भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 कोलाइड्स इलास्टिकली। हमारे साथ ऑप्शन नंबर 1 है टू बॉडीज कोलाइड इलास्टिकली। नो साउंड विल प्रोड्यूस, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हीट भी प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा हुआ। ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, ड्यूरिंग एन इनइलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा लॉस हो जाता है ना, तो सॉरी ग्रेटर नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन शुड बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि अप्रोच करते वक्त काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, और सेपरेशन करते वक्त जो है आपके साथ जो है वो वेलोसिटी कम हो जाएगी। ड्यूरिंग एन इलास्टिक कोलिजन आपके साथ ये दोनों सेम होते हैं। द परसेंटेज ऑफ रॉकेट मास कंप्राइजेज ऑफ फ्यूल, तो ये तो स्टूडेंट्स आपके साथ फैक्ट है, और तकरीबन 80 to 90% जो है वो रॉकेट का मास फ्यूल पर जो है वो कंप्राइज करता है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन भी फैक्ट है। अ टिपिकल रॉकेट कंज्यूम्स फ्यूल एट द रेट ऑफ, उसका जो मास कंजम्पशन रेट होता है वो 100 kg पर सेकंड होता है। और ये थर्ड क्वेश्चन भी आपके साथ फैक्ट का क्वेश्चन है। अ टिपिकल रॉकेट मास बर्न गैसेज एट द स्पीड ऑफ, ये तकरीबन 3000 से लेकर 4000 मीटर्स पर सेकंड के रेंज में होता है। इन द रिलेशन A इज इक्वल टू mb by m फॉर रॉकेट प्रोपोर्शन, द यूनिट ऑफ m इज, तो स्टूडेंट्स इसमें जो आपके साथ m है तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, ये A जो है इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो M है स्टूडेंट्स इसका यूनिट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो kg हो जाएगा, और V उस तरफ जाएगा तो सेकंड बाई मीटर, ठीक है। तो ये देखें मीटर मीटर के साथ 1 सेकंड सेकंड, तो ये kg पर सेकंड हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ इसमें चार्ली है। टू बॉल्स ऑफ सेम मासेस कोलाइड्स इलास्टिकली, स्टूडेंट्स जब ये इलास्टिकली कोलाइड करेंगे तो ये अपनी वेलोसिटीज को बिल्कुल इंटरचेंज कर देंगे, मतलब आपके साथ ये बात भी ट्रू है और ये बात भी ट्रू है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डेल्टा है। Two balls collide elastically such that m1 is very greater than m2 while m2 is at rest. स्टूडेंट ये वो शॉर्टकट है कि जिसमें m2 रेस्ट में हो और m1 मूव करें तो ये बाउंस बैक हो जाता है, तो आपके साथ v2 की वेलोसिटी 0 ही रहेगी, और v2 जो आपके साथ v1 डैश जो होगा ये 2 टाइम्स, अच्छा इसमें ये यहाँ पे इन्होंने गलती की है, v1 डैश इज 2 टाइम्स v1 हो जाएगा, ठीक है, -2 टाइम्स v1, तो इसमें चार्ली भी ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसमें। अच्छा सबर करें, इसमें डेल्टा तो बी की बात कर रहा है, तो अब हम इसमें दोनों में से किसी एक को ट्रू लेना होगा और इसी को हम एज इट इज़ यही ले लेते हैं, ठीक है। तो v2 डैश स्टूडेंट्स आपके साथ 0 होगी, इस बॉडी 2 की वेलोसिटी पे कोई असर, अल्फा ऑप्शन वाहिद करेक्ट है। द एवरेज नेसेसरी फोर्स टू स्टॉप अ हैमर विद 50 न्यूटन सेकंड मोमेंटम इन दिस मच टाइम इज, तो मोमेंटम भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, फोर्स मालूम करना है, तो हम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स से 500 आंसर आपका आ जाएगा। In a rocket of mass 100 kg, fuel is consumed at the rate of 40 kg per second. The velocity of the gases ejected is this much, ठीक है। The thrust on the rocket is, तो स्टूडेंट्स फ्लो की वजह से जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला ये है। अब m/t 40 by 1 सेकंड है और वेलोसिटी है 5 × 10⁴, इससे आपके साथ आ जाएगा 200 × 10⁴, तो 2 × 10⁶ आ जाएगा। If the force on the rocket moving with velocity of 300 is 210, what is the rate of combustion of the fuel? तो यही फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं, फोर्स में हम यूज़ कर लेते हैं 210, m/t हमने फाइंड करना है और वेलोसिटी में 300, तो 210 को 300 पे डिवाइड कर देंगे, 7 3s are 20, इसको 3 के टेबल से 3 7s are और 3 10s are, तो 7/10, तो 0.7%। A steel ball moving with velocity v collides with identical ball initially at rest. The velocity of the ball after collision is, तो स्टूडेंट्स आइडेंटिकल बॉल्स हैं, तो एक बॉल मोशन में है दूसरा रेस्ट में है, जो मोशन में होगा वो रेस्ट में आ जाएगा, जो रेस्ट में है वो मोशन में आ जाएगा, सो द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल आफ्टर collision becomes 0. A bullet hits and gets embedded into a solid resting on a horizontal frictionless surface. What is conserved? स्टूडेंट्स मोमेंटम जो है कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग गन इज दिस मच, k की वैल्यू 50 है, इफ अ बॉल ऑफ 20 ग्राम इज शॉट फ्रॉम अ गन सो दैट द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्प्रिंग की जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो उस बॉल की काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इसको आप कैलकुलेट करते हैं, हाफ × 50 × 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, मास जो है 20/1000 × v स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हाफ और हाफ तो कैंसिल आउट हो गया और आपके साथ ये 0 और 0 भी कैंसिल आउट हो गया, तो 5 × 100 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू 2/1000 × v स्क्वायर। अच्छा ये दो जीरोस जो हैं ये -2 हो गया, तो 5 × 10⁻² × 1000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू v स्क्वायर। ये -2 दो जीरोस के साथ और भी कैंसिल, तो 50/2 से 25 इज इक्वल टू v स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकंड। A given mass of water strikes against a wall such that velocity of strike is 5 meters per second. Velocity of strike is 5 meters per second. If the rate of momentum was found to be, मतलब force की value आपके साथ 20 है and the time of impact was 4 seconds, what must be the mass of the water?
ठीक है। तो आपके साथ जो है फोर्स की डिफिनीशन है mv/v। फोर्स आपके साथ 20 है, मास मालूम करना है, v की वैल्यू में 5 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो 4 है। तो ये आपके साथ 5 1s are 5, 5 4s are 20 और 4 4s are 16। A rocket propel upwards in a space and follows the equation if mass of the rocket capital M is 20,000 and assume 60% of the rocket is fuel, what must be the rate at which mass of the fuel is burning to produce an acceleration of 3,000। ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम इसको कर लेते हैं, स्मॉल m को स्टूडेंट्स हमने इसमें फाइंड करना है। ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमें चाहिए 300 की और स्मॉल m हमने मालूम करना है, और v जो है वो हमें कितना चाहिए, v के बारे में तो कुछ नहीं कहा। Follows the equation if the mass is 200 kg and assumes that 60% of the mass is fuel, what must be the rate at which the mass of fuel is burning if acceleration is 300। अच्छा v गिवन है ना 4000, v गिवन है 4000 और ये m/t फाइंड करना है। तो आपके साथ जो है ये क्या हो जाएगा, और इसको 20,000 पे भी डिवाइड करना है ना, तो ये 3 zeros के साथ कैंसिल, तो ये हो जाएगा 20 × 300/4, तो ये आपके साथ हो जाएगा 5 और ये आपके साथ हो जाएगा 1500 kg/s। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेज द मास शुड डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि मास और स्पीड में इनवर्स रिलेशन होना चाहिए। Two solid spheres from an isolated system X moves with a speed of 20 in a straight line directly hits a stationary sphere Y. The sphere is a perfectly elastic collision. After the collision, sphere X moves with a speed of 8 in the same direction as before. What is the speed of Y? तो स्टूडेंट्स इसको मोमेंटम की कंजर्वेशन से करते हैं। 20m + 0 = 8m + mx। ठीक है। तो पहले स्पीड बॉडी की 20 थी, फिर 8 जो है आखिर में 8 हो गई। ठीक है, और ये x हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप इससे m कॉमन कर लें, 8 + x से m कॉमन कर लें, ये m कैंसिल, 20 - 8 से आपके साथ 12 आंसर आ जाएगा, लेकिन 12 आंसर तो नहीं ऑप्शन में, डायरेक्शन भी सेम है, अगर ऑपोजिट होती तो हम माइनस ले लेते। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्फीयर y? स्फीयर x की स्पीड जो थी वो 20m से 8 पे चली गई ना, तो डिफरेंस तो इसका 12 आया है ना, तो होना चाहिए कि स्फीयर y की स्पीड जो होती वो 12 होती। लेकिन हो सकता है कि ये स्फीयर y बाउंस बैक हो जाए, तो अगर ये बाउंस बैक हो जाए तो फिर तो हमारे साथ ये जो y होगा इसके मोमेंटम में माइनस साइन आएगा, तो फिर आपके साथ जो है 8 - m होगा, तो उससे भी तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो नहीं बन रहा। इसमें क्या रीज़न हो सकता है, क्वेश्चन को ज़रा दोबारा रीड करते हैं। Two spheres form an isolated system. Sphere X moves with a speed of 20 meters per second in a straight line directly towards a sphere Y। ठीक है, तो sphere X का मोमेंटम हो जाएगा 20 और मास उसको m कह देंगे। ठीक है, sphere Y has a perfectly elastic collision. After the collision, sphere X moves with a speed of 8, मतलब आफ्टर कोलिजन ये 8m हो गया, और sphere Y जो है वो हो जाएगा मास उसका m और स्पीड को x कह देंगे, तो उससे तो 12 आंसर आ रहा है। चलिए दूसरा मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड हमारे साथ ये है स्टूडेंट्स, देखते हैं उससे क्या होता है कि द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये तो हो जाएगा स्टूडेंट्स 20 - 0, और बॉडी 1 की वेलोसिटी हो गई है 8, हमने ये दूसरी वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 20 = -8 + x, और यहाँ से x का आंसर 28 आ रहा है, तो स्टूडेंट्स 28 को हम चूज कर लेंगे। A ball of mass 4 kg traveling at 15, ये दूसरा 4 कोलाइड होते हैं। आफ्टर कोलिजन बोथ बॉल्स मूव विद सेम वेलोसिटी, मतलब कनेक्टेड बॉडीज हो गए हैं। ठीक है, व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मासेस बिफोर मूविंग टुगेदर। अच्छा, इसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें स्पीड फाइंड करनी होगी स्टूडेंट। सबसे पहले तो स्पीड हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से फाइंड करेंगे। 4 × 16 + 8 × 4 = 4 + 8 12x। ठीक है, तो 4 × 16 से 64 आया, और 8 × 4 से 32 = 12x। 64 और 32 को ऐड करेंगे तो हमारे साथ जो है वो 96 = 12x। 96 जो है ये 12 के टेबल में तो आता भी है मेरे ख्याल में 12, चलिए इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 6 के साथ हो जाएगा, और ये आपके साथ हो जाएगा 45 46 47 48, फिर ये 3 के साथ हो जाएगा, और बल्कि 6 8 are 48 ना, तो x की वैल्यू 8 आ गई, मतलब इसकी जो स्पीड है वो 8 है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। हाफ मास जो है 12 × 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6, तो 64 × 6 60, इस तरह करें, 60 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 360 आ जाएगा, और 360 के साथ फिर आप 24 ऐड कर लें तो 384 अल्फा ऑप्शन है। A ball with mass m1 is moving with velocity v1 collides elastically with another ball of mass m2 which is initially at rest. The total momentum of the system after collision remains the same. A body of momentum mv collides with a ball elastically. Its change in momentum is, स्टूडेंट्स अगर वो जा रहा है mv के साथ और फिर आ रहा है -mv के साथ, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो उसमें टोटल चेंज जो होगा वो -2mv का होगा। ठीक है, a bomb at rest explodes into two pieces of same masses. The pieces should move in the opposite direction so to conserve the momentum. A machine gun fires 20 bullets per second. Each bullet weighs this much. ठीक है, स्पीड भी गिवन है, फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला है mv/t। ठीक है, कितने बुलेट्स हैं? 20 है, एक बुलेट का मास है 20/1000। ठीक है, और स्पीड जो है उसकी 800 है, और पर सेकंड टाइम जो है उसका 1 है, तो ये हो गया 1 2 3 1 2 3। ठीक है, सो 8 × 2 इज 16, और 16 × 20 इज 320।
A ball is dropped from an aeroplane flying horizontally at a constant decreasing speed, neglecting air resistance when the ball reaches the ground. ठीक है, तो स्टूडेंट्स बॉल जो है उसको जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली थी वो तो थ्रू आउट सेम रहेगी ना, लेकिन प्लेन जो है उसके बारे में क्या कहा है, डिक्रीजिंग स्पीड, मतलब प्लेन इतना आगे नहीं गया होगा और बॉल उससे पहले जो है वो हिट हो जाएगा। तो ये क्या है, द बॉल रीचेज द ग्राउंड अहेड द बॉल, द प्लेन रीचेज द ग्राउंड। अच्छा, प्लेन की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स प्लेन जो है वो बिहाइंड द बॉल होगा, ठीक है ना, तो वो बॉल से पीछे होगा, बॉल उससे आगे होगा। अ ग्रॉस हॉपर कैन जंप अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इफ ही कंटिन्यूज जंपिंग इन दिस मैनर स्पेंडिंग नेग्लिजिबल टाइम ऑन ग्राउंड देन स्पीड एट विच द ग्रॉस हॉपर विल जंप इज। अच्छा, तो उसने जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है 1 मीटर्स का कवर करना है और वो जैसे ही हिट करता है ग्राउंड को तो दोबारा वो जंप कर लेता है, ठीक है। तो इसको अब हम सोचना है कि इसको हम किससे कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, तो रेंज के फॉर्मूला से अगर करें vi²/g, तो रेंज 1 है और g की वैल्यू 10 है, तो ये vi² √10 से तकरीबन 3.16 आएगा। Two projectiles A and B are thrown at an angle θ1 and θ2 with horizontal with speed v and 2v. Both the balls covers the same horizontal distance before returning to the ground. मतलब रेंज दोनों का सेम है, ठीक है। If the angle of projection of one ball is 30, what is the angle of projection of the other ball? तो देखिए पहले बॉल की वेलोसिटी क्या है v, तो ये हो जाएगा vi² sin 2 × 30/g इज इक्वल टू, दूसरी की वेलोसिटी क्या है 2v, तो 2v² sin 2 × θ/g, ये g कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा, आपके साथ ये बन गया vi² sin 60, यहाँ बन गया 4vi² sin 2θ, ठीक है। sin 60 जो होता है स्टूडेंट्स ये, अच्छा vi² भी कैंसिल, sin 60 √3/2 होता है इज इक्वल टू 4 sin 2θ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अच्छा पहले तो √3/8 आ जाएगा ये ना, ठीक है, और फिर इसका हम साइन इनवर्स ले लेंगे और फिर ये 2 भी है तो इसको भी डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा ऑप्शन बनता है। A body of mass 3 kg is thrown with a velocity of 5 meters per second. The momentum at the highest point is, इस पे पहले भी हमने क्वेश्चन किया है, मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट p cos θ होता है, तो p आपके साथ और साथ में cos of 60 1/2 के इक्वल होता है, तो p/2, तो मोमेंटम 3 और 5 15, तो 15/2 आपके साथ आंसर आ जाएगा, 15/2 तो है ही नहीं हमारे साथ, तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, ये 60 डिग्री स्टूडेंट्स वर्टिकल के साथ है तो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू फिर √3/2 होती है, p √3/2, तो p की जगह हम लिख देंगे 15 √3/2, तो ये 7.5 √3 आ जाएगा। एन एरो इज शॉट इनटू एयर, द रेंज इज 20 मीटर्स एंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकंड्स, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द एरो इज। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना वो है 2vi sin θ/g, वो कितना है 5, इसका मतलब vi sin θ जो है वो हो जाएगा 50/2, ठीक है। अच्छा, अब रेंज जो है ना, रेंज का फॉर्मूला है 2vi cos θ vi sin θ/g, ठीक है। अब इसमें vi sin θ की जगह तो हम 25 पुट कर देंगे, रेंज में हम यहाँ पे 20 पुट कर देंगे, g की वैल्यू 10 है, 10 उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 200 is 2vi cos θ, ठीक है, और साथ में 25 भी है, 25 भी डिवाइड कर देंगे, 2 भी डिवाइड कर देंगे, तो 200/50 से 4 आता है, तो vi cos θ जो होगी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4 होगा। A stuntman plans to run over a rooftop and then horizontally off it to land on the roof to the next building. The roof of the next building is 100 meters below the first building and 2 meters away from it. The minimum rooftop speed. अच्छा स्टूडेंट्स, तो मिनिमम स्पीड जो है वो आपके साथ रेंज की 2 वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम रेंज की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो इसमें आप फार्मूला यूज़ करें vi²/g, रेंज की वैल्यू 2 है तो ये 20 इज इक्वल टू vi²। अब आपके साथ 20 के साथ जो नियरेस्ट आपके साथ स्क्वायर रूट बनता है वो 25 का 5 आता है ना, तो 20 का जो आपके साथ बनेगा वो आपके साथ जो है 5 से कम होना चाहिए, लेकिन ये तो तमाम ऑप्शंस 5 से बहुत ज़्यादा कम है। सॉल्व करें। द रूफ ऑफ द नेक्स्ट बिल्डिंग इज 100 मीटर्स बिलो द फर्स्ट वन एंड 2 मीटर्स अवे फ्रॉम इट, तो ज़रूरी चीज़ तो ये 2 मीटर्स है, ये 100 मीटर्स तो ज़रूरी नहीं है। द मिनिमम रूफ टॉप स्पीड फॉर सक्सेसफुल जंप इज, तो रेंज में हमने 2 पुट कर दिया और जी के साथ तो 20, तो इसका आंसर तो 5 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, और ये ऑप्शन जो है ये तो 5 से बहुत कम है। Run across a rooftop and horizontally off it to next building. The roof of the next building is 100 meters below the first and 2 meters away from it. हाँ। अच्छा, इसको इस तरह करते हैं कि लेकिन उसमें तो vi मौजूद ही नहीं है, अगर उस रेंज और हाइट का रिलेशन हम यूज़ करें 4h = r टेंजेंट थीटा, लेकिन उसमें तो vi हमारे साथ मौजूद ही नहीं है, तो उससे तो vi फाइंड ही नहीं हो सकता, उससे थीटा आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे, ये अब जो है मेरे जहन में नहीं आ रहा कि इसमें हम क्या यूज़ करें। The momentum of a projectile at the top of projection makes an angle of 45 with vertical. The air assumed to be absent, or the magnitude of change. Then the magnitude of change in momentum along vertical from the point of projection to the point where the projectile returns to the plane of projection is given by. Students, आपके साथ अच्छा, the momentum of a projectile at the point of projection. एक projectile है और वो कौन सा एंगल बना रहा है 45 डिग्रीज, ठीक है, with vertical. अगर vertical के साथ 45 है तो horizontal के साथ भी 45 होगा. Then the magnitude of change in momentum.
along the vertical। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, जब ये बॉडी टॉप तक पहुंचेगी ना तो इसका जो वर्टिकल मोमेंटम है वो तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और जब ये बॉडी वापस आएगी तो उसका वही वर्टिकल मोमेंटम जो है वो दोबारा आपके साथ गेन हो जाएगा, लेकिन वो वर्टिकल मोमेंटम इस दफा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसका जो इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम होगा स्टूडेंट्स वो होगा p साइन या कॉस जो भी आप यूज करें 45, और फाइनल वर्टिकल मोमेंटम p साइन 45 होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें जो चेंज आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 2p साइन 45। अब साइन 45 जो होता है 2p साइन 45 होता है 1/√2। अगर हम इस नंबर को 2 दफा √2 में लिख लें तो √2p आपके साथ आ जाएगा, और p की वैल्यू जो है वो mv है, तो इसका मतलब √2 mv। चार ऑप्शन है। Range of projection projectile at 60 degrees with vertical is r. What is the range? Its range will not be r. अच्छा स्टूडेंट्स, आपके साथ अगर 60 हॉरिजॉन्टल पे हो तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बनते, 45 पे भी नहीं बनता, और आपके साथ जिस पे रेंज r के इक्वल नहीं होगा वो आपके साथ इन ऑप्शंस के लिहाज से तो असल में अल्फा और बीटा ठीक होने चाहिए, लेकिन इन्होंने अल्फा और चार्ट भी किए हैं, क्योंकि अगर वर्टिकल पे 60 है तो हॉरिजॉन्टल पे 30 भी वही मतलब है ना, तो दोनों पे रेंज सेम होना चाहिए, और इन्होंने नॉट सेम कहा है। ठीक है, तो बहरहाल करेक्ट ऑप्शन इन दोनों में कोई होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ चार्ली की जगह बीटा आना चाहिए। ठीक है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 30 टू द हॉरिजॉन्टल इज 6 किलोमीटर। व्हाट विल बी इट्स रेंज इफ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 90 टू द हॉरिजॉन्टल। स्टूडेंट्स, जब आप एंगल 90 रखते हैं तो हाइट सबसे मैक्सिमम होती है, रेंज तो 0 हो जाती है। A projectile of mass m thrown with vertically v making an angle for 45 with horizontal, the change in momentum from departure to arrival after the along the horizontal। अच्छा, along the horizontal direction, तो स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ना वेलोसिटी चेंज होती है और ना मोमेंटम चेंज होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन डेल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंपटीशन फील्डर्स आर रिक्वायर्ड टू थ्रो द क्रिकेट बॉल हार्ड एज फार एज पॉसिबल अंडर आइडियल कंडीशन द ऑप्टिमम थ्रोइंग एंगल इज 45। स्टूडेंट्स, चाहे आइडियल कंडीशंस हो चाहे प्रैक्टिकल कंडीशंस हो, याद रखें कि रेंज हमेशा 45 पे ही मैक्सिमम होता है। A stone thrown at an angle to the horizontal in the gravitational field follows a parabolic path। इस तरह पैराबोलिक पाथ कवर कर रहा है। ठीक है, 5 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, P, Q, R, S, T। These point denotes positions of successive intervals। T is the highest point, T is the highest। तो मतलब ये P होगा, ये Q होगा, ये R होगा, नहीं सॉरी, अगर ये T हाईएस्ट पॉइंट है तो P होगा, Q होगा, R होगा, ये S होगा। ठीक है, अच्छा आपको कह रहे हैं कि द डिस्प्लेसमेंट P, Q, Q, R, R, S और S, T, इसमें इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स तो सेम नहीं होंगे स्टूडेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट्स तो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करेंगे। दे मस्ट हैव इक्वल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी इक्वल होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स भी इक्वल होंगे। 4 प्रोजेक्टाइल आर लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ दिस मच, व्हिच वन प्रोजेक्टाइल विल हैव मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज उसका होगा स्टूडेंट्स जो 45 के इक्वली करीब होगा, और इसमें डेल्टा ऑप्शन देखें 35 और 55 दोनों का 45 के साथ 10 का चेंज है, तो दोनों के रेंज इक्वली होगा और बाकी उससे मैक्सिमम भी होगा। अब प्रोजेक्टाइल हैज अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 2000 मीटर, व्हाट इज द नेक्स्ट हाइट। तो स्टूडेंट्स आपके साथ r जो होता है वो 4h के इक्वल होता है, r मैक्सिमम, तो ये आपके साथ हाइट जो होगी वो 250 नहीं, ये हाइट आपके साथ हो जाएगी 500। A body is projected with kinetic energy k at an angle of 45। हाईएस्ट पॉइंट पे kinetic energy का फॉर्मूला होता है k cos square थीटा, तो k cos square 45, k 45 की वैल्यू 1/√2 पे स्क्वायर, तो k by 4 आ जाएगा। If range is maximum horizontal distance and greatest height, then आपके साथ अभी हमने फॉर्मूला यूज किया कि r is equal to 4h, तो 4h is equal to r by 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक नजर आ रहा है। इफ r इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये तो 45 पे होता है, और रेंज इज द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, ये 90 से होता है। ठीक है, तो इस केस में स्टूडेंट्स हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, r मैक्सिमम इज 2 times h मैक्सिमम, और इसमें ये ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल इफ रेंज इज इक्वल टू हाइट, स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये टेंजेंट इनवर्स 4 के इक्वल होता है, जिससे 76 डिग्रीज आता है, तो अल्फा ऑप्शन आपके साथ करेक्ट है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज r व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 70 डिग्रीज, व्हाट इज द वैल्यू फॉर सेम, ये किसके लिए होगी स्टूडेंट्स 20 के लिए, क्योंकि 70 + 20 से 80 आता है। अ पर्सन कैन थ्रो अ स्टोन टू अ मैक्सिमम रेंज, द ग्रेटेस्ट हाइट विद द सेम कंडीशन इज, तो h इज इक्वल टू स्टूडेंट्स r by 4, तो 200/4 से आपका आंसर 50 आ जाएगा। During projectile motion which quantity remains constant? Acceleration along x axis स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट भी होती है और हमेशा 0 भी होती है। अच्छा, ये तीनों के हर एक ऑप्शन में 3 है। एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होती है, ये भी, और चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती स्टूडेंट्स, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, और आपके साथ मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो अल्फा है। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज जनरली 2 डायमेंशनल, 1D भी हो सकता है लेकिन 2 डायमेंशनल जनरली है। 4 प्रोजेक्टाइल्स आर लॉन्च्ड, ये क्वेश्चन तो रिपीट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स द सेम। स्टूडेंट्स ये सारे y जो है हमेशा 9.8 रहता है, x हमेशा 0 रहता है, x हमेशा कांस्टेंट, तो ये ऑल ऑफ दीस है। एट विच एंगल प्रोजेक्टाइल h इज इक्वल टू स्टूडेंट 76 डिग्रीज पे। चाइल्ड प्रोजेक्ट्स हॉरिजॉन्टली अ बॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 meters with initial velocity 10, what will be the velocity of the ball when it hits the ground? स्टूडेंट्स आपको पता है कि 5 मीटर्स कवर करने के बाद वर्टिकल वेलोसिटी 10 हो जाती है, हॉरिजॉन्टल भी 10 है, तो इसको मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और इससे आपके साथ आ जाएगा 10√2।
द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट स्टूडेंट्स 90 होता है, क्योंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है और जी बिल्कुल डाउनवर्ड होता है, तो एंगल 90 बनता है। अ पर्सन मूविंग इन अ कार इन कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रोज अ बॉल एंड एप्पल वर्टिकली अपवर्ड, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, तो बॉल उसके हाथ में आके गिरेगा। सेम वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग, सो एप्पल विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। टू बॉल्स आर थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा और 90 माइनस थीटा, तो ये तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों पे रेंज सेम होंगे। बॉम्बर ड्रॉप्स इट्स बॉम्ब व्हेन इट्स वर्टिकली अबव द टारगेट, इट मिसेस द टारगेट, तो ये ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो आगे हिट कर जाता है। द मिनिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल हैज द लार्जेस्ट वैल्यू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हैज द लार्जेस्ट वैल्यू। स्टूडेंट जितना एंगल 90 के करीब होता जाता है तो हाइट मैक्सिमम होती जाती है, तो ये आपके साथ 75 होगा। अ बॉडी ड्रॉप्स अ कॉइन फ्रॉम अ विंडो ऑफ अ मूविंग ट्रेन, द पाथ ऑफ द कॉइन अकॉर्डिंग टू द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा अगर हम ये रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देता। If a stone thrown at an angle to the horizontal and the gravitational field follows a parabolic path, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसका 40 ऑप्शन था, they have equal displacements in a competition, अच्छा ये भी रिपीटेड है, 40 ऑप्शन था इसका। और इसके साथ स्टूडेंट्स आपका ये वर्कशीट जो है ये खत्म हुआ। ये जो रेस्ट एंड मोशन का वर्कशीट में पार्ट 1 था, पार्ट 2 और 3 ऑलरेडी कल अपलोड हो चुके थे, आज आपका पार्ट 1 भी अपलोड हो जाएगा। पार्ट 1 में जो MCQs जो है आए हैं, इससे मुश्किल MCQs आपके MBCAT के किसी भी टेस्ट में नहीं आ सकते, ये सबसे हार्ड MCQs इसमें शामिल हुए थे, और इसलिए जो है इस MCQs को करने के लिए आपको टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा गिवन था। इसमें कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो थे, 3-4 जो कंफ्यूजिंग थे, इसको मैं कोशिश करूंगा कि किसी दूसरे लेक्चर के साथ मैं से ऐड कर दूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।